देश का युवा और किशोर बहुत बड़ी संख्या में जिस नए नशे के शिकार हो रहे हैं, जिस नई लत के आगे अपने जीवन के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, आज हम उसी की बात कर रहे हैं साथियों। गेमिंग एप्स के बढ़ते चलन यानी ऑनलाइन सट्टे के फलते फूलते कारोबार ने एक ऐसे उद्योग को बढ़ावा दिया है जो बहुत तेजी से इस देश में पनप रहा है। निश्चित रूप से उसे जीएसटी के दायरे में लाया गया है और उससे देश को राजस्व भी मिल रहा है, लेकिन उसके बारे में जागरूकता की कमी, सतर्कता के अभाव ने समाज के सामने एक ऐसी गंभीर चुनौती पैदा कर दी है जिससे अगर समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम न केवल समाज को बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भोगने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, नमस्कार। कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर हूं मैं आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं गेमिंग ऐप के बढ़ते जाल की, यानी ऑनलाइन सट्टे के फलते फूलते कारोबार की। अभी पिछले ही दिनों फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में रहने वाले भूपेंद्र कुमार ने फंदे पे लटक कर अपनी जान दे दी, क्योंकि गेमिंग ऐप की लत के चलते वो लाखों रुपयों के कर्ज में डूब गया था और कोई उबरने का रास्ता नजर न आते हुए अंततः आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं मिली थी। उसकी लत के साथ जब वो गंभीर कर्ज में डूब गया, परिवार वालों को जानकारी मिली, उन्होंने कोशिश की और परिवार के लोगों ने उसके 25 लाख रुपए का कर्जा चुका भी दिया था, लेकिन वो फिर से इस लत का शिकार हुआ और अंततः उसे एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जो रास्ता एक ऐसे डिप्रेशन पर जाकर खत्म होता है जहां लगता है कि जीने के कोई रास्ते अब सामने नहीं है और जीवन को छोड़ देना ही अकेला रास्ता बना है। अजमेर का भूपेंद्र कुमार इस तरह का कोई अकेला उदाहरण नहीं है। कुछ ही दिन पहले मुरैना के 19 वर्षीय युवक ने इसी तरह गेमिंग लत के चलते हुए कर्जे के चलते आत्महत्या की थी। साथियों, किस कदर स्थिति गंभीर है कि न केवल युवा, न केवल परिवार, न केवल किशोर, यहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं भी गेमिंग की लत के शिकार होकर ऐसे गंभीर दुष्परिणामों को भोगने के लिए मजबूर है। साथियों, कुछ ही दिन पहले देवरिया के एक स्टूडेंट्स ने, केवल 16 साल के छात्र ने, इसी के चलते जब वो इस तरह की गेमिंग ऐप के चलते गंभीर कर्ज के संकट में फंस गया और अपनी बातों को आगे शेयर नहीं कर सका, लोगों को बता नहीं सका, तो उसने अपनी जान दे दी थी। ये अकेले लोगों के उदाहरण नहीं है। मैं कोटा की बात करता हूँ, राजस्थान की फिर से बात करता हूँ। कोटा में एक परिवार में युवक न केवल अकेला बल्कि इस लत के चलते पूरे परिवार के सामने जो संकट आकर खड़ा हुआ, उसने अपने पति के साथ, दीपक राठौड़ नाम का ये युवक था और उसकी पत्नी का नाम था राजेश राठौड़, इन दोनों ने सामूहिक रूप से पंखे से लटक कर इसलिए जान दे दी क्योंकि वो गेमिंग ऐप के जाल में इस कदर कर्ज में फंस गए थे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। साथियों, आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि गेमिंग ऐप्स के जरिए किस तरह हमारा समाज एक गंभीर बीमारी में जकड़ता जा रहा है और क्या कानून है जिनके जरिए रेमेडी या अगर कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से मुकाबला किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम इस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह की चीजें सार्वजनिक रूप से जारी हैं तो उनके नियंत्रण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, देश में वर्तमान में क्या व्यवस्था है और कहाँ कमियां हैं जिनके चलते हम एक के बाद इससे जुड़े दुष्परिणामों को और इससे जुड़ी दुर्घटनाओं को अखबारों में पढ़ रहे हैं। साथ ही हम परत दर परत इस बात का खुलासा करेंगे कि किन कारणों से देश की युवा और किशोर पीढ़ी को इस गंभीर लत ने जकड़ लिया है और किस कदर गंभीर समस्या आज ये देश के सामने बढ़ रही है। आपको अंदाजा नहीं होगा
कि ये कारोबार आज किस कदर तेजी से फैल रहा है। देश में 60 करोड़ से ज्यादा इस तरह के गेम्स के खेलने वाले गेमर सामने आए हैं। इस तरह के लोगों की संख्या जो इस तरह के गेम्स को खेलती है, अलग अलग एप्स के अगर हम जाके उनका जोड़ लगाते हैं तो 60 करोड़ को पार कर गई है। और देश में इस तरह की गेमिंग मोबाइल्स ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या भी लगभग 10 करोड़ के आंकड़े को छू रही है। यानी इस तरह के विभिन्न गेम्स 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड हुए हैं। और चिंता की बात ये इस कदर गंभीर है कि आप अंदाजा लगाइए कि आज भारत गेमिंग एप्स के डाउनलोड करने के मामले में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे शिखर पर पहुंच गया है। यानी दुनिया में नंबर 1 बन गया है। किसी भी देश में इस तरह की गेमिंग एप्स को डाउनलोड करने की जो संख्या है वो भारत के मुकाबले कहीं कम है। और भारत इस क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। इस देश में जो गेमिंग एप्स का कारोबार है वो 2021 के बाद किस तेजी से बढ़ा है, आप इसका अंदाजा लगाइए। एक अनुमान है कि आज 500 अरब से ज्यादा है रुपयों का हर साल इन एप्स के जरिए कारोबार हो रहा है। यानी आम आदमी की जेब से बहुत बड़ी तादाद में इस तरह का पैसा निकल रहा है और वापस कितने लोगों को किस तरह ये पैसा मिल रहा है इसका कोई प्रभावी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साथियों, अगर हम एक उद्योग की दृष्टि से बात करें, निश्चित रूप से अगर एक प्रभावी नियंत्रण के साथ, एक प्रभावी कानून के साथ और सतर्क निगरानी के साथ एक मनोरंजन तक सीमित रखकर इस उद्योग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये किसी हद तक एक मनोरंजन देने वाला, टेंशन कम करने वाला, लोगों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देने वाला क्षेत्र हो सकता है। लेकिन भारत में जिन तरीकों से इन गेमिंग एप्स को चलाया जा रहा है और जिस भ्रामक तरीके से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसके चलते ये समाज के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। मैं किसी भी खेल के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके ऊपर की जाने वाले सौदों के भी खिलाफ नहीं हूं। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि समझदार व्यक्ति को इस तरह के गेम्स खेलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी आबादी को जिसमें अधिकतर लोग आज भी इस तरह के फाइनेंस टूल्स के बारे में परिचित नहीं है, जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, उनके पास पूरी सुविधाएं इन सब के बारे में समझने की नहीं है, वहां इस तरह की खुली छूट कानूनों का गलत फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तरीके से जिस तरह के एप्स के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर यह विचारणीय विषय है कि किस प्रकार हम इस बढ़ती हुई सामाजिक बुराई को लेकर सख्त कानून बनाएं। साथियों, जो कारण है जिसकी वजह से अधिकतर लोग इसके शिकार हो रहे हैं वो कारण है कि देश के नामी क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल जीवन में बल्ले से रनों की बौछार लगा दी, खिलाड़ियों को आउट करने में विकेटों की छड़ी लगा दी, या ऐसे बड़े फिल्म स्टार जिन्होंने बहुत लोकप्रियता अपने फिल्मी जीवन में हासिल किया, ऐसे उद्योगपति जिन्होंने बहुत पैसा लोगों की नजर में लगता है कि कमाया है, जब इस तरह की एप्स का विज्ञापन करते हैं और बिना कमाए, उन्होंने कमाया या नहीं कमाया नहीं पता, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमने इतना पैसा कमाया या आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हैं, इससे लोग भ्रम के शिकार होते हैं। तो मुख्य चुनौती इस धंधे पर पूरी तरह रोक लगने से कहीं ज्यादा इस बात की है कि इसको लेकर जो प्रचार का तरीका है वो सही तरीके से अंकुश उस पर है या नहीं। और आज अगर हम स्थिति देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते फेक वीडियोस, फेक हमारे फोटोग्राफ्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की हुई जो सूचनाएं विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अखबारों के जरिए या टीवी के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के चैनल्स के जरिए भी संभव है वो उपभोक्ताओं तक और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, उसी का ये परिणाम है कि लोगों को लगता है कि वो आसानी से इसके जरिए पैसा कमा सकते हैं और वो इसके शिकार होते जाते हैं। साथियों, इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने पाया कि किस तरह ऑनलाइन सट्टे का ये बाजार तेजी से फल फूल कर
आम युवाओं को और किशोरों को अपने चंगुल में ले रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने अध्ययन के सर्वेक्षण के बाद खुलासा की है कि किस तरह उपभोक्ता जो जागरूक नहीं है, जो सतर्क नहीं है, इसकी चपेट में आकर अपना सब कुछ गंवाने के लिए मजबूर हो रहा है। भारत में विज्ञापनों की देखरेख करने वाली एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, पिछले साल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के विज्ञापनों का जो अध्ययन किया और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि जो विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, उनमें 43% यानी हर 10 में से चौथा विज्ञापन से भी अधिक इस तरह की गेमिंग एप्स के विज्ञापन है। उन्होंने माना अपनी रिपोर्ट में कि इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित ऐसी जानकारी दिखाई जा रही है जो कानूनन तौर पर सही नहीं है और जो विभिन्न विज्ञापन से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करती है। और यही कारण है कि गेमिंग एप्स का शिकार युवा, किशोर और जरूरतमंद लोग, जिनको पैसा लगता है कि आसानी से कमा सकते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। फिर इसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी चीज है वो हमें समझनी होगी। दरअसल ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति लत का शिकार होता चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत की पूरी कथा इसी बात पर आधारित है कि किस तरह युधिष्ठिर जैसा धर्म प्राण व्यक्ति किस तरह बुद्धिमान पांडव कौरवों के साथ इस जुआ में हारते चले गए और न केवल अपनी धन संपदा, न केवल अपना राज्य एक एक करके उन्होंने अपनी पत्नी तक को दांव पर खेल दिया और हारना पड़ा, क्योंकि ईमानदारी से खेल नहीं हो रहा है। हमें पता नहीं लगता है जब हम आमने सामने बैठकर खेलते हैं। जब खेल सामने होता है तो बहुत सी चीजें पारदर्शिता के साथ साथ होती है, लेकिन ऑनलाइन गेम्स के अंदर हमें पता नहीं होता कि किन सॉफ्टवेयर्स के जरिए क्या खेल खेला जा रहा है। कोई पारदर्शिता उसमें है या नहीं है, हमें पता नहीं लगता। कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है, हमें पता नहीं लगता कि कौन किस तरह से जीत रहा है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि जो उपभोक्ता दांव लगाता है सॉफ्टवेयर्स के जरिए, इस बात की व्यवस्था, इस बात का आकलन संभव है कि जिस पर गेमिंग एप्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है वैसे ही परिणाम उन गेम्स के सामने आने लगते हैं या उनमें घालमेल होने की संभावना रहती है, चीजें परिवर्तित होने की संभावना रहती है। और इसीलिए यहाँ उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम इसके कानूनी प्रावधानों की बात करें, भारत के संविधान में लॉटरी या इस तरह के खेल को खेलने के संबंध में जो प्रावधान है वो राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सरकारें इसके संबंध में नियम तय करती है। इसलिए कोई बड़ा केंद्रीय कानून इस बात को लेकर नहीं है जो पूरे देश में इस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सकता हो। अलग अलग राज्यों ने इसके संबंध में अलग अलग कानून बनाए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले तक किस तरह एक नंबर की लॉटरी ने देश के अधिकांश युवाओं को, देश के अधिकांश लोगों को अपने संकुल में ले लिया था और किस तरह से लोग उस समय एक नंबर पर खेलते हुए आज नहीं तो कल खुलेगा अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे और बड़ी संख्या में आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे थे। हमने एक आंदोलन चलाया, लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद इस देश के बहुत सारे राज्यों में एक नंबर की लॉटरी बंद हुई। आज भी देश के कुछ राज्यों में इस तरह की लॉटरी के मामले देखने को आते हैं, लेकिन चूंकि ये राज्य का विषय है, राज्य सरकारों ने अलग अलग जगह इस बात को लेकर के अलग अलग कानून बनाए हैं। और जब हम गेमिंग की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के जो कानून हैं उनको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है जहां गेमिंग के अंदर स्किल्स की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, जहां आप कौशल के साथ उस गेम को जीत सकते हैं। दूसरी स्थिति वहां है जहां केवल भाग्य के भरोसे इस तरह के खेल खेले जाते हैं, लक के आधार पर आपकी हार और जीत का फैसला होता है। और इन दोनों मामलों को लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। कौशल आधारित गेम्स की अगर हम बात करें, निश्चित रूप से उसके कुछ लाभ हो सकते हैं, आपके स्किल्स का डेवलपमेंट हो सकता है,
आपकी सोचने की, काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, स्वस्थ मनोरंजन हो सकता है। लेकिन वहां भी अगर पारदर्शिता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि पर्दे के पीछे से उस कौशल को किस तरह कौशल में बदला जा रहा है, तो आप कैसे जीत सकते हैं, ये सोचने की बात है। और जहां सवाल लगता है, जहां केवल भाग्य के भरोसे आप खेल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो लोग आपको खिला रहे हैं वो आपके भाग्य से खेल रहे हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर, उनके बनाए सिस्टम, उनकी बनाई हुई चीजें इस बात को तय कर सकती है कि उसका परिणाम किस तरह से निकलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कैसीनो में जाने वाले अधिकतर लोग मौके पर भी हार करके आते हैं। तो जहां छुपा हुआ खेल है, जहां पीछे की टेक्नोलॉजी है, जहां आपको पता नहीं है, उस गेम को आप आसानी से जीत सकते हैं। ये कल्पना भी करना सही नहीं है। तो साथियों, मैंने एक्सट्रीम से बात की, मैंने आत्महत्याओं से बात की, लेकिन आत्महत्या अकेली चीज नहीं है। जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है, वो इसके जो गंभीर परिणाम भुगतते हैं, उनमें सबसे पहली चीज है गंभीर आर्थिक नुकसान। उनकी आर्थिक क्षमता जितनी भी है वो इससे प्रभावित होती है। इसके बाद जो दूसरा इसका गंभीर परिणाम है वो स्वास्थ्य संबंधी नुकसान है। जो लोग इनकी लत के शिकार होते हैं वो विभिन्न तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। हाइपरटेंशन से लेकर तमाम तरह की दिमागी समस्याएं पैदा हो सकती है। तीसरी समस्या है, जब आपको इस तरह की गेम्स की लत लग जाती है तो आप बहुत अधिक समय स्क्रीन पर देने लगते हैं। तो स्क्रीन पर अधिक समय देने से जुड़ी हुई संबंधित समस्याएं, बीमारियों का भी आप शिकार होते हैं। साथियों, डिप्रेशन में आपको जाना पड़ता है। सामाजिक दूरी आपकी बढ़ती है। मित्रों से, परिवार के लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए, आने जाने के लिए आपके पास समय का अभाव होता है। आप उसी गेम में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे सोसाइटी से कटते जाते हैं और ये आपको डिप्रेशन में ले जाने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसके साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे खतरे उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं जो इस तरह की गेम की लत का शिकार हो जाते हैं। आज हमारी चिंता केवल इस बात के लिए नहीं है कि देश के जागरूक, पढ़े लिखे, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग इस गेम को खेलें। हमारी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा बड़ी है कि मोबाइल की उपलब्धता आज छोटे बच्चों तक हो गई है, और इसका परिणाम यह है कि छोटे छोटे कम उम्र के छात्र, किशोर, जो समझते नहीं है, जो युवा नहीं हुए हैं, जो बालिग नहीं हुए हैं, जिन्हें वित्तीय लेन देन की समझ नहीं है, वो इस लत का शिकार हो जाते हैं और कई बार अपने माँ बाप से छुप करके इस तरह के गेम्स खेलते हैं। और बाद में क्योंकि उनके पास अपने माँ बाप का एक्सेस होता है, उनके बैंक अकाउंट से, क्योंकि वो उस फोन से जुड़ा होता है, अपने आप पैसा इन एप्स के जरिए निकल जाता है। साथियों, तो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या हमने अवेयरनेस के कार्यक्रम किए हैं? क्या हमने इन ऐप्स को इतना प्रोटेक्टेड बनाया है कि बच्चे उन्हें नहीं खोल सकें? इस दिशा में अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में हमें अवेयरनेस कैंप लगाने की जरूरत है और लोगों को, बच्चों को समझाने की जरूरत है कि ये जो गेम्स हैं, इस तरह के जो एप्स हैं, आपके लिए नहीं है, आपको इनका उपयोग नहीं करना। और जो युवा साथी भी हैं उन्हें भी ये समझाने के लिए कि अगर आप इस तरह के गेम एप्स का उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या सतर्क रहना चाहिए। एक चुनौती तो यह है ही कि इन गैप्स के जरिए आप अपना पैसा हार सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि अगर आपने इन गैप एप्स की पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं की है, इनके संबंध में जाना नहीं है, तो आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होने का, बैंकिंग मोबाइल फ्रॉड होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने एप्स को डाउनलोड करते समय उनकी चीजों को समझा नहीं है, अगर ऐप सुरक्षित नहीं है, चिंता की बात इसलिए और भी अधिक गंभीर हो जाती है कि ये ऐप्स न केवल देश से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी चलाई जा रही है और वहां उनके नियंत्रण के लिए इस देश का कोई कानून, कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। कानूनी तौर पर सीधे रुपयों को लेकर सट्टेबाजी नहीं कर सकते, आप लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको गैर कानूनी तरीके से लेन देन करने के लिए हवाला के जरिए,
कॉइन्स के जरिए, तमाम तरह की दूसरी मुद्राओं के जरिए उकसाते हैं और आपको धीरे धीरे गैरकानूनी रास्ते की तरफ ले जाते हैं। साथियों, हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि कोई बात नहीं, हमने एक एंजॉयमेंट की दृष्टि से, एक खेल की दृष्टि से या कमाने की दृष्टि से भी इन ऐप्स का सहारा लिया है, तो आप ये समझिए कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार इन ऐप्स के यूजर भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी ने भ्रामक विज्ञापन करके, अगर किसी ने गुमराह करके, गलत सूचना दे करके इन ऐप्स के जरिए आपके साथ गड़बड़ी की है, तो आप क्षति पूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आप ऐसी ऐप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर अगर हम ये मान लें कि आप अपना सब कुछ हार गए हैं, तो अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश में कानून है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आप अपने आप को बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर सकते हैं और कोई भी आपसे जबरन पैसा वसूल नहीं कर सकता। आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप कैसे धैर्य के साथ इस स्थिति से मुकाबला कर सके। परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके साथ कोई भी गड़बड़ हुई, लोगों को बताइए। कानूनी विशेषज्ञों की मदद लीजिए, आर्थिक विशेषज्ञों की मदद लीजिए। आप आसानी से इस संकट से अपने आप को मजबूती के साथ वापस निकाल सकते हैं। इस बात को नोट कीजिए। साथियों, मैं आता हूं हर बार आपके बीच उपभोक्ताओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, लेकिन इस बार जो समस्या लेकर मैं आया हूं वो भले ही एक उद्योग हो, बिल्कुल उद्योग के रूप में भले ही हम उसके खिलाफ नहीं हो, लेकिन जब वो एक सामाजिक बुराई बन जाता है, जिस तरह शराब का उद्योग हो सकता है, तंबाकू का उद्योग हो सकता है, निश्चित रूप से वो उद्योग है। अगर एक मर्यादा के अंदर, एक कानून के अंदर उन्हें चलाया जाए, उसी तरह ये उद्योग भी हो सकता है, लेकिन अपनी मर्यादा में से रहना होगा। इसके लिए कड़े और प्रभावी कानून हमें बनाने होंगे और उपभोक्ता की जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाना होगा। ऐसी कोई भी घटना आपके परिवार में है, आपके आसपास है, उसे शेयर कीजिए, बताइए, कानूनी मदद लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कल फिर हमें ये नहीं सुनना पड़े गेमिंग ऐप की लत का शिकार एक और व्यक्ति आज डिप्रेशन के जरिए आत्महत्या का शिकार हुआ है। साथियों, लगातार मैं आता रहूंगा, इस तरह के वीडियोस के साथ आपके साथ आता रहूंगा। इन्हें शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, उपभोक्ता आंदोलन आपका अपना आंदोलन है। इस आंदोलन में भागीदार बनिए, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आइए। धन्यवाद। जय हिंद।